हेलो स्टूडेंट्स, हमने इनिशिएट कर दिया था सॉल्यूशन चैप्टर। जो विलयन है, तो विलयन में एक विलय है, एक विलायक है। कितना विलायक है, कितना विलय है, उसका संगठन कैसा है विलयन का, तो उसे व्यक्त करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत है जो हमें बताएं कि इस विलयन की स्ट्रेंथ या इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन को बताने के लिए हमारे यहाँ केमिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। प्रतिशत का है, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, एक शब्द है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य विलयन का, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, तो ये बहुत सारे, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम किसी विलयन की कंसंट्रेशन या उसकी स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं। और सब के बारे में हम ब्रीफ में देखेंगे। ये ज़रूरी यूँ है कि अगर आपको अगर किसी चीज़ की लंबाई मापनी है तो आपके पास एक स्केल होनी चाहिए उसको मेज़र करने के लिए, और वो स्केल सेंटीमीटर में हो सकती है, इंच में हो सकती है, फीट में हो सकती है, मीटर में हो सकती है। तो जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनके अलग अलग पदार्थों की लंबाई मापने के लिए या अलग अलग मटेरियल की लंबाई मापने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। आप अगर किसी सुई की, निडल की अगर आप लेंथ मापना चाहें और आपके पास मीटर स्केल है, मीटर से छोटी इकाई नहीं है, तो वो काम की नहीं है। और आप अगर एक पेन की या निडल की लेंथ माप रहे हैं और आपके पास माइक्रो स्केल है, तो वो भी मीनिंगफुल नहीं है। तो हर तरह के मटेरियल को मापने के लिए आपके पास अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए आप अलग अलग तरह का पैमाना काम में लेते हैं। तो कंसंट्रेशन को मापने के लिए बहुत सारे पैमाने हैं। इनमें से कौन सा पैमाना हम यूज़ करेंगे ये हमारे विलयन जो उसके संगठन पर निर्भर करेगा। तो वन बाई वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है परसेंटेज मास। नाम से स्पष्ट है, मास परसेंटेज बाय मास, या प्रतिशत, भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत का मीनिंग ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें है जो कम मात्रा में है, दैट मीन्स सोल्यूट में है। तो कितने ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है? ग्राम सोल्यूट डिवाइडेड बाई ग्राम सॉल्यूशन इनटू 100। ग्राम मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि नॉर्मली केमिकल्स जो हैं वो ग्राम या मिलीग्राम में ही लेंगे, इकाई टन्स में या किलोग्राम्स में सॉल्यूशन नहीं बनाए जाते इन जनरल केमिस्ट्री में। और बेटर वे तो आप लिखें मास ऑफ यूनिट, आप तय कर लें, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपको बताएगा कि 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है। आप किलोग्राम में लेंगे तो 100 किलोग्राम में कितने किलोग्राम, दैट इज़ परसेंटेज। इसको ये जो रेशियो है इसको इन जनरल बोलते हैं मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, भार भिन्न। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। मास सॉल्यूशन की जगह आपको आयतन और घनत्व दिया हो सकता है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो क्या करेंगे आप? इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं D इंटू वी, ऊपर W ऑफ सॉल्यूट इंटू 100। तो ये भी आपको क्या बताएगा? मास परसेंटेज बताएगा, मास परसेंट बताएगा। तो एक तरीका ये है कि प्रतिशत में आप भार लें दोनों का। प्रतिशत भार निकालने के लिए दोनों कुल विलयन का भार कितना हुआ सोल्यूट मिलाने के बाद, और सोल्यूट आपने कितना भार सोल्यूट उसमें मिलाया, तो वो आपको देगा भार प्रतिशत। दूसरी इकाई जो हम काम में ले सकते हैं दैट इज़ परसेंट वॉल्यूम। ठीक है, परसेंट वॉल्यूम क्या है? प्रतिशत वॉल्यूम। तो इसमें हम क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मली ये तब लिया जाता है जब दोनों आपके पास लिक्विड या गैस फॉर्म में हो। तो लिक्विड में तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
तो ये आ जाएगा आपका परसेंट वॉल्यूम या आयतन प्रतिशत संगठन किसी विलयन का। इसके अलावा एक तरीका ये है कि आप निकालें मास परसेंट मास वॉल्यूम। कई जगह ये लिखा होता है परसेंट मास वॉल्यूम, प्रतिशत भार आयतन संगठन। तो प्रतिशत भार आयतन क्या है कि आप ग्राम में, नॉर्मली इन ग्राम या मास तो लेंगे किसका, सॉल्यूट का, और वो कितने ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, दैट इज परसेंटेज ऑफ परसेंट मास वॉल्यूम, प्रतिशत भार आयतन। तो आयतन किसका ले रहे हैं हम, जो विलयन बना उसका। नॉर्मली ये कब काम में लिया जाता है, जब आपके पास सॉल्यूट तो क्या हो, ठोस हो, जिसे आप आराम से वे कर सकें, और जो विलयन बना रहे हो वो द्रव में बना रहे हो आप। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन तो लिक्विड फॉर्म में है, और आपने जो सॉल्यूट लिया है, जो विलायक लिया, विलय लिया है, वो आपका किस में हो, ठोस अवस्था में हो, सॉलिड फेज में हो। एक वर्ड इससे मिलता जुलता एक वर्ड है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, विलयन का सामर्थ्य। नॉर्मली स्ट्रेंथ वर्ड का मीनिंग होता है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। दैट मीन्स कितने लीटर, कितने ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर विलयन में, कितने ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये सामर्थ्य की बात जो कई बार लिखा होता है, विलयन का सामर्थ्य 17 है। दैट मीन्स 17 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। एक टर्म आपने देखी होगी पीपीएम। जैसे पॉल्यूशन में जब भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है अपने आंकड़े जारी करता है वायु प्रदूषण के या पॉल्यूशन के, जनरली वो आंकड़े होते हैं, वो होते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। एक्चुअल में पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मिलियन का मीनिंग क्या है, 10⁶। अगर 10⁶ पार्टिकल्स में से मान लो 12 पार्टिकल सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, तो आप बोलेंगे 12 ppm। या यूं कहूं कि 10⁶ लीटर वॉल्यूम में 12 लीटर जो है वो क्या घुली है, SO2, तो मैं बोलूँगा 12 ppm। तो ppm जैसे ये प्रतिशत होता है पर 100, प्रतिशत का मीनिंग क्या है, पर 100। जब आप बोलेंगे इसे तो कैसे बोलेंगे, परसेंट मास का मीनिंग क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। विलय का भार प्रति 100 ग्राम विलयन में। तो प्रति 100, परसेंट का मीनिंग होता है प्रति 100, ये है पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। दैट मीन्स कितने में, 100, वो परसेंट था, ये पर मिलियन है, तो ये कितने में हो गया, 10⁶ में। मिलियन का मीनिंग होता है 10 लाख। 10 लाख में आप देखेंगे तो 6 बिंदु आते हैं, 6 जीरो आते हैं, तो ये हो गया 10⁶। तो 10⁶ में कितने पार्ट्स किसके हैं। अब पार्ट्स वर्ड में क्या है, सब चीज़ें हैं। अगर आप ग्राम में बात कर रहे हैं, टोटल कंपोजिशन की बात ग्राम में कर रहे हैं, तो 10⁶ ग्राम में कितने ग्राम आपके सॉल्यूट के या जिस आइडेंटिटी को आप सर्च कर रहे हैं उसके हैं। जैसे मैं एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ और सल्फर डाइऑक्साइड सर्च कर रहा हूँ, तो अगर मैं लीटर में बात कर रहा हूँ तो कितने लीटर में, 10⁶ लीटर में कितने सल्फर डाइऑक्साइड के लीटर्स या वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो वहाँ क्या बात होगी, अगर मैं मिलीलीटर में बात कर रहा हूँ, अगर मैं 10⁶ मिलीलीटर में बात कर रहा हूँ, तो वो भी आंकड़ा किस में होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का जो आंकड़ा होगा वो भी किस में होगा, मिलीलीटर में। ठीक है। इन जनरल जो होता है वो होता यही है कि 1000 लीटर में कितने ml पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है।
1000 लीटर में, तो 1000 लीटर में का मीनिंग क्या हो गया, 1000 और लीटर की जगह मिलीलीटर करो आप, क्योंकि इकाई क्या होनी चाहिए, सेम, तभी तो होगा 10 की घात 6 मिलीलीटर। तो 10 की घात 6 मिलीलीटर की जगह आप ये भी तो लिख सकते हो 1000 लीटर में कितने मिलीलीटर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है। तो इन जनरल जो पीपीएम के आंकड़े जो गवर्नमेंट हमें आंकड़े देती है पॉल्यूशन के, वो आंकड़े आपको किस में मिलेंगे, पीपीएम में। वाटर में भी ऐसा ही है कि समुद्र में मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वगैरह जब आप निकालते हैं वो भी आप किस में निकालते हैं, पीपीएम में। पॉल्यूटेंट्स अगर पानी में है वो भी जनरली आंकड़े किस में निकाले जाते हैं, पीपीएम में निकाले जाते हैं। तो एक मेथड तो ये है जिसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है मोल गायब है। हाँ, यहाँ तक हमने मोल की बात नहीं की। मोल जो है केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ तक जो हमने कंसंट्रेशन देखी है, संगठन की व्याख्या की है, उसमें हमने मोल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ हम जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल का जो भी मास है, जो हम जनरल मेजरमेंट स्केल पे जो हम देखते हैं, आयतन निकाल लिया, उसका द्रव्यमान निकाल लिया, द्रव्यमान का संगठन निकाल लिया। आप पीपीएम में ले सकते हो, परसेंट में ले सकते हो। अगर दोनों का आयतन ले रहे हैं तो हम परसेंट वॉल्यूम ले सकते हैं, दोनों का भार ले रहे हैं तो परसेंट मास ले सकते हैं। एक का आयतन और एक का भार ले रहे हैं, मतलब कुल विलयन का आयतन और जो हमारा विलय है उसका हम भार ले रहे हैं, तो भार आयतन संगठन हो सकता है, प्रतिशत संगठन हो सकता है। और एक टर्म ली हमने स्ट्रेंथ, इसमें भी हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि मान लो NaCl आप डिज़ोल्व कर रहे हैं 1 लीटर में और मैं कह रहा हूँ स्ट्रेंथ 40 है, दैट मीन्स 40 ग्राम NaCl मैंने 1 लीटर में डिज़ोल्व कर दिया। तो यहाँ तक जो हमारा 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ते आए हैं कि मोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट यूनिट है केमिस्ट्री में। हम हर चीज़ को मोल में ही अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि मोल में ख़ास बात क्या है कि आप किसी भी पदार्थ को, स्पेसिफिकली किसी भी कंपाउंड को या एलिमेंट को के जो परमाणुीय भार हैं या आणविक भार हैं, उनको अगर ग्राम में अभिव्यक्त करें तो वो सब के सब क्या हो जाते हैं, 1 मोल हो जाते हैं। जैसे मैं H2SO4 है, इसकी बात करूं, H2SO4 की बात करूं तो 98 इसका वेट आएगा, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, 1 गुणा 2 और इसका 64 और ये तो टोटल आया 98। तो 98 को अगर जैसे ही मैं ग्राम में अभिव्यक्त करता हूं तो ये 1 मोल है। और HCl है 35.5 और एक 36.5, तो 36.5 ग्राम अगर मैं लेता हूं तो मोल एक ही है। दैट मीन्स आप जब भी किसी पदार्थ के आणविक या जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका या उसका परमाणुीय भार या एटॉमिक वेट है उसको ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो वो सब किसके बराबर हो जाता है, वो बराबर हो जाता है 1 मोल के। तो ये जो मोल है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसमें यूनिफॉर्मिटी है और वास्तविकता में कंसंट्रेशन का सही आकलन है वो किसके थ्रू होगा, मोल। क्योंकि जब आप चीज़ें डिज़ोल्व करेंगे तो उनसे जनरेट होने वाले आयंस आएंगे, सॉल्यूशन की जो प्रकृति है वो इस पे डिपेंड करेगी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे, जो देखेंगे हाँ अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे यहाँ। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, अगर आप इसका 36 ग्राम लेते हैं, 36.5 ग्राम और इसका 36.5 ग्राम लेते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स का नंबर है वो ज़्यादा है। क्यों है पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा, क्योंकि 36.5 में इसका 1 मोल का मीन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, जबकि इसमें एवोगैड्रो नंबर कब मिलेगा, जब आपके पास कितने होंगे, 98 ग्राम होंगे। तो 98 की कंपैरिजन में 36.5 कम है, जितना कम है उतने ही मोल होंगे। तो अगर आप रफ कैलकुलेशन करें तो इसको 40 मान लूँ और इसको 100 मान लूँ तो 0.4 के आसपास, तो 0.4 मोल ही हुए, 0.4 इंटू 6.02 तो लगभग 2.4 गुणा 10 की घात 23। तो इसके कंपैरिजन में इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, कम है। दैट मीन्स वास्तव में इसके कणों की संख्या समान द्रव्यमान में अलग है। दैट मीन्स जो मोल है,
अगर मैं कहता इसका एक मोल लिया, इसका एक मोल लिया, तो कणों की संख्या सॉल्यूशन में क्या होगी, बराबर होगी। तो वास्तव में अगर सही तरीके से हम कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन करना चाहें तो हमें जो वर्ड या जो फिगर चाहिए दैट इज मोलर सॉल्यूशन, मोल्स या समथिंग मच मोर रिलेवेंट in comparison to gram, volume or all these things. Okay, so in next class we will discuss molar terms, molarity, molality, mole fraction, normality, formality. Okay, thank you.